हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज बल। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व नाम का यूनिट पढ़ रहे हैं और इस यूनिट में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लॉरेंज बल। तो लॉरेंज एक वैज्ञानिक का नाम है और लॉरेंज ने एक बल का पता लगाया था। लॉरेंज ने एक बल का पता लगाया था, इसलिए उस बल को हम बोलते हैं लॉरेंज बल। अब ये बल कहाँ लगा था इसको समझते हैं। देखिए, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या अन्य कोई लौह चुंबकीय पदार्थ आकर्षण बल का अनुभव करता है उसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को गति कराया जाता है, मतलब कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो वह आवेश एक तरह के बल का अनुभव करता है। मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर एक प्रकार का बल लगाता है जिसको आवेश क्या करता है, अनुभव करता है। इसी बल को सबसे पहले लॉरेंज ने अनुभव किया था, लॉरेंज ने बताया था, इसलिए इस चुंबकीय बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। तो मेन चीज क्या है कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, कोई आवेश गति करता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार का बल लगाता है उस आवेश पर। इस बल को सबसे पहले लॉरेंज ने ज्ञात किया था, इसलिए इस बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है डेफिनेशन इसका। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश एक बल का अनुभव करता है जिसे उस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल कहते हैं। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, इसलिए इस बल को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। इसे सर्वप्रथम लॉरेंज ने ज्ञात किया था। लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने इस बल को ज्ञात किया था, इसलिए इस बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। अब लॉरेंज ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, यहाँ पर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दे रहे हैं। ये जो क्रॉस है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो एकदम कहाँ है, अंदर की तरफ है। क्रॉस से कहीं भी अगर चुंबकीय क्षेत्र दिखाया जाए तो आप समझ जाएंगे कि इसकी जो दिशा है वो कहाँ है, तो अंदर की तरफ है। जिस पेपर पर या बोर्ड पर या कहीं भी इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र दिखाया जाए तो आप समझ जाएंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अंदर की ओर लंबवत। जो बी है वो अंदर की ओर क्या है, लंबवत है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम एक आवेश को, मतलब आवेशित कण को गति करा रहे हैं। मतलब एक आवेश को क्या करें, इसमें भेज रहे हैं गति करने के लिए। तो जब हम आवेशित कण को या आवेश को इसमें भेजेंगे गति करने के लिए, तो यह जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय क्षेत्र है, यह उस आवेशित कण पर एक प्रकार का बल लगाएगा। इसी बल को हम बोलते हैं चुंबकीय बल। इसको सबसे पहले लॉरेंज ने बताया था, इसीलिए इस बल का नाम क्या पड़ गया, लॉरेंज बल पड़ गया। तो यहाँ पर देखिए, ये हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब आप ऊपर नहीं समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे अंदर की तरफ। कहाँ है, अंदर की तरफ। और एक आवेशित कण को हम भेज दिए इसी में, ये हमारा हो गया आवेशित कण और जा रहा है। किस वेग से जा रहा है, ये जा रहा है v वेग से। आवेशित कण का आवेश कितना है, q है। ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक आवेश को भेज रहे हैं जिसका परिमाण कितना है, q है, मात्रा q है, और उसको हम v वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में भेज रहे हैं। और v वेग से भेज रहे हैं तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसको मानिए अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो कण हम भेज रहे हैं वो किसी अन्य दिशा में है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के एंटर करने की दिशा के बीच का जो कोण है
उसको हम मान लेते हैं कि थीटा है। तो लॉरेंज ने इन सब तथ्यों पर विचार किया, प्रयोग किया और पूरा अपना प्रयोग करके जो महत्वपूर्ण रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के हिसाब से देखें तो लॉरेंज ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में Q आवेश को v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, एंटर किया जाता है, गति कराया जाता है, तो उस पर जो लगने वाला लॉरेंज बल है, चुंबकीय बल है, वह बल हम क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को एक बार पुनः बता दे रहे हैं आपको कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में Q आवेश को v वेग से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर भेजा जाए, थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर जो लगने वाला बल है, यदि वह बल हो तो लॉरेंज ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि जो यह बल होता है F, यह जो बल होता है F, वह इसके चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, इसके चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, मतलब F समानुपाती B। इक्वेशन नंबर 1। आपको इक्वेशन मेन चीज़ है समझना, इक्वेशन समझेंगे, समझ लीजिए कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। तो जो इस पर लगने वाला बल है, यहाँ पर जो लगने वाला बल है, उस बल के बारे में लॉरेंज ने अपने प्रयोग में क्या बताया, कहा कि ये जो बल है वह इसके चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर चुंबकीय बल मतलब लॉरेंज बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। उसके बाद इसने कहा कि जो यहाँ पर लगने वाला चुंबकीय बल है, ध्यान दीजिएगा, जो लगने वाला चुंबकीय बल या लॉरेंज बल है, यह इस आवेशित कण के वेग के समानुपाती होगा। यह जो लॉरेंज बल है यह आवेशित कण के वेग के समानुपाती होगा, मतलब कि F समानुपाती v। इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कण को ज़्यादा वेग से गति कराएंगे तो चुंबकीय बल जो यहाँ पर लॉरेंज बल लग रहा है वो भी ज़्यादा लगेगा, और कम वेग से गति कराएंगे तो लॉरेंज बल मतलब चुंबकीय बल वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये समानुपाती हो गया। तीसरा इन्होंने देखा कि यह जो लॉरेंज बल है वह इस जो आवेशित कण भेजा गया है इसके आवेश के भी समानुपाती है, मतलब कि इसमें जो कण भेजा जा रहा है गति करने के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र जो उस पर बल लगा रहा है वह बल इस आवेश के परिमाण, कितना कूलाम आवेश आप भेज रहे हैं गति कराने के लिए, उस आवेश के परिमाण पर भी उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, माने F समानुपाती Q। मतलब ज़्यादा कूलाम का आवेश भेजेंगे, ज़्यादा मात्रा वाला आवेश भेजेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बल लगाएगा, कम कूलाम वाला आवेश भेजेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है कम बल लगाएगा। ठीक, 3 इक्वेशन बन गया। उसके बाद इन्होंने यह बताया कि यहाँ पर जो आप आवेश को भेज रहे हैं तो उसके गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र जो कि अंदर की तरफ है उसकी दिशा, तो मान लीजिए कि हम इसको, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है अंदर की तरफ और हम कण को भेज दिए इस दिशा में, ऐसे एंट्री करा रहे हैं, तो यहाँ के बीच में जो बनने वाला कोण है इस कोण के साइन के समानुपाती होता है, मतलब कि जो F है वह समानुपाती हो गया किसके, साइन थीटा के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो लॉरेंज ने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में क्या क्या बताया कि आवेश पर जो लगने वाला बल है वह चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, जो आवेश पर लगने वाला बल है वह उस आवेश के वेग के समानुपाती होता है, आवेश पर जो लगने वाला बल है वह उसके आवेश के मात्रा मतलब परिमाण के समानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश की गति की दिशा के बीच में जो बनने वाला कोण है उस कोण के साइन के समानुपाती होता है। और जब इन चारों समीकरणों को एक में मिलाया गया तो देखिए समीकरण 1, 2, 3 तथा
4 से। तो जब इसको मिलाएंगे तो सब F एक तरफ हो जाएगा और समानुपाती B V Q साइन थीटा, सबको एक तरफ कर लिया गया, B V Q साइन थीटा। और आप जानते हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, नियतांक आता है K, B V Q साइन थीटा। और लॉरेंज ने अपने प्रयोग में देखा कि K का मान कितना है, 1 है, लिख देंगे, जहां K एक नियतांक है तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त कितना, K = 1। लॉरेंज ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब K का मान 1 होता है तो यहाँ पर लॉरेंज बल जो F निकलता है वो निकलता है, K का मान आप 1 रख देंगे तो 1 गुणा B V Q साइन थीटा। तो यहाँ से F का मान 1 से गुणा कराया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B V Q साइन थीटा। ये निकल गया आपका लॉरेंज बल। यही क्या है, लॉरेंज बल है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। चूंकि बल है तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ये आपका निकल गया लॉरेंज बल। आप एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को गति कराया जाता है, चाहे किसी आवेशित कण को भेजा जाता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर एक प्रकार का बल लगता है जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। इस चुंबकीय बल को सबसे पहले लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, इसलिए इसे हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। लॉरेंज ने अपने प्रयोगों में यह देखा कि आवेश पर जो लगने वाला लॉरेंज बल है वह बल उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, आवेश के वेग के समानुपाती, आवेश के परिमाण के समानुपाती और आवेश के गति और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बीच बनने वाले कोण के साइन के समानुपाती होता है। और जब इन चारों समीकरणों के एक में मिलाया गया तो F समानुपाती B V Q साइन थीटा, और जब समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या आ गया, नियतांक आ गया। और लॉरेंज ने अपने प्रयोग में यह देखा कि नियतांक जो K है उसका मान कितना आता है, 1 आता है। और जब 1 रखा गया तो F = मिल गया B V Q साइन थीटा। इसी को कहते हैं, यही लॉरेंज बल है। अब लॉरेंज ने इसके अलग अलग कंडीशन को फिर से यहाँ से ज्ञात किया। उसने देखा कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और कण को हम ठीक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में भेजें, ये मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और कण को भी हम इसी दिशा में भेज रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर है और कण को भी इसी दिशा में भेज रहे हैं, तो क्या इसमें कोई कोण बन रहा है? किसी तरह कोई कोण नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब कोण जब नहीं बन रहा है तो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और हम कण को भी सीधे अंदर की तरफ ही भेज रहे हैं, तो यहाँ पर कोण क्या होगा, 0 होगा। तो जब कोण 0 होगा तो यहाँ पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं। देखिए, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ है और कण को भी उसी दिशा में अंदर की तरफ, मतलब कि समांतर। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे तो उस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, 0। और जब थीटा 0 होगा तो आप समझ सकते हैं F = हो जाएगा B V Q साइन 0। और जब साइन 0 तो पूरा 0, मतलब बल क्या हो गया, 0 हो गया।
मतलब ये हुआ कि अगर आप आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करा देंगे तो वह चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर किसी भी तरह का कोई बल नहीं लगाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाए तो आप आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में न भेज के थोड़ा सा डिफरेंट किसी अन्य दिशा में भेजना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर सबसे अधिकतम बल लगाए, मैक्सिमम बल लगाए, तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए, यहाँ पर लिखेंगे बल के अधिकतम होने की स्थिति में, तो बल के अधिकतम होने की स्थिति में ये तभी संभव है जब साइन थीटा का मान क्या हो, मैक्सिमम हो। स्थिति में साइन थीटा क्या हो, मैक्सिमम 1 हो, और ये तभी संभव है जब थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जब थीटा 90 होगा तो उस कंडीशन में हो जाएगा F इक्वल टू बी भी क्यू। तो हम कह सकते हैं F मैक्सिमम इक्वल टू बी भी क्यू। एक चीज़ और है, यदि कण आप एंटर तो करा दिए v वेग से, लेकिन अंदर कण जाकर अगर रुक जाए, गति ही नहीं करे, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में कण गति ही नहीं करेगा तो उस कंडीशन में v क्या हो जाएगा, 0। और जब v 0 होगा तो फिर से एक बार बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल तभी तक लगेगा जब तक वो गति करेगा। अभी हमने देखा कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को गति कराया जा रहा है तो उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक प्रकार का बल लगता है। अब यदि हम यह माने कि एक चालक तार है और वह चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, एक चालक तार है और उस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, और उस धारावाही चालक को हम ले जाके एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अंतर यह है कि पहले आवेश स्वतंत्र रूप से उस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा था, और अब उस चुंबकीय क्षेत्र में आवेश तार के अंदर से गति कर रहा है। तो गति तो दोनों में हो रहा है, वहाँ भी आवेश गति कर रहा था, यहाँ भी आवेश गति कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी चालक तार में एक बल लगेगा, यहाँ पर भी लॉरेंज बल लगेगा। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया है B, और जैसा कि हमने बताया है कि क्रॉस है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बोर्ड के तल के अंदर होगी, मतलब कि लंबवत होगी, जिसको हमने ऊपर डायरेक्शन में दिखाया है। आप इसको ऊपर नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे अंदर की तरफ है। और इसमें हमने एक L लंबाई का चालक तार लिया है। चालक तार को थोड़ा सा यहाँ पर मोटा हम जानबूझकर बनाए हैं ताकि कैलकुलेशन को समझने में क्या हो, आसान हो। और इसमें I धारा बह रही है। तो धारा आप जानते हैं तभी बहेगा जब आवेश गति करेगा। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश गति करेगा तभी धारा बहेगा। तो ये आवेश इस चालक तार में गति कर रहा है और ये चालक ऑलरेडी किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब ये है कि चालक के अंदर का जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक प्रकार का बल काम करता है। उसी बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस चालक के भीतर वाले आवेश पर भी एक प्रकार का बल वो लगाएगा। तो जब वो बल लगाएगा तो वह बल कौन अनुभव करेगा, तो चालक तार अनुभव करेगा। तो इसी बल को हम यहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर लॉरेंज बल कितना होगा और उसके लिए सूत्र क्या होगा। तो इसके लिए आपको चित्र समझना पड़ेगा कि इसमें L लंबाई का एक चालक तार ले लिया गया है, और वह चालक तार इस चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रख दिए हैं। और इस चालक तार में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है। इस चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, मतलब कि जो इसकी मोटाई है, जहाँ से तार को काटा गया है वहाँ पर जो सर्कुलर एरिया बन रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है और चुंबकीय क्षेत्र से तार को थीटा कोण पर रखा गया है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि माना एक L लंबाई का धारावाही चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। बहुत सरल लैंग्वेज में हमने यहाँ पर लिखा है
कि एक L लंबाई का चालक तार है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर स्थित है। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A तथा प्रवाहित धारा I है। चालक में कितना धारा बह रहा है? I धारा बह रहा है, और ये जो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वो कितना है? A है। माना चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। आप जानते हैं कि चालक तार में धारा तभी संभव है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन तो गति करेगा, जब गति करेगा तो धारा बहेगा। तो हम यह मान लेते हैं कि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो हमको पहले यह जानना पड़ेगा कि जब चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरे चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, जो मेन चीज़ है वो है इस पर लॉरेंज बल निकालना। लॉरेंज बल के लिए हमने अभी एक सूत्र निकाला है, F इक्वल टू वी क्यू बी, या ऐसे हमने लिखा था वी बी भी क्यू साइन थीटा। अभी हमने इस फार्मूले को लिखा था F इक्वल टू बी भी क्यू साइन थीटा। तो B तो यहाँ पर मिला है हमको, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। भी क्या है? भी जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था उसमें आवेश का वेग था। यहाँ पर तो बहुत सारा आवेश है, क्योंकि आप जानते हैं चालक तार है तो चालक तार में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का हमको वेग चाहिए भी के रूप में, और उन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर रहा होगा, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन सबका क्या चाहिए? आवेश चाहिए। और थीटा यहाँ पर साइन थीटा तो इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए B हमको आसानी से पता है, साइन थीटा पता है। हमको दो चीज़ यहाँ से निकालना है इस चित्र की सहायता से। भी जो आवेश इसमें गति कर रहा है जिसके कारण धारा बह रहा है उसका भी ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है, और उन सब आवेशों का कुल जो आवेश का मात्रा है, परिमाण है, वो कितना है वो ज्ञात करना है। उसको निकाल के इस फार्मूले में रख देंगे तो इस चालक तार पर लगने वाला बल भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में हम देखें तो B हमारे पास है, साइन थीटा हमारे पास है, दो चीज़ तो यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, B है और थीटा हमारे पास है ही। अब देखिए भी जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा तो भी वहाँ पर आवेश का वेग था। यहाँ पर तो हमारे पास मान लीजिए एक आवेश तो है नहीं कि हम उसका वेग कुछ भी मान लें। यहाँ पर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमको उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग निकालना पड़ेगा। तो ये हमको निकालना है। फिर से उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश निकालना पड़ेगा, और उन कुल आवेशों को जब हम लोग निकाल लेंगे तो आसानी से हम इस चालक तार पर लगने वाला लॉरेंज बल ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? हम सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है कि चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? n है। मतलब चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। तो यदि हम चालक तार का कुल आयतन निकाल लें तो आसानी से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चालक तार का आयतन, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो चालक तार है वो आपका बेलन के आकार का है, और बेलन के आकार का जो भी आकृति होता है उसके आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन हमारे पास जो पाई आर स्क्वायर है वो तो ए दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर, और जो एच होना चाहिए वो क्या दिया है? एल है। मतलब कि चालक तार का आयतन कितना हो गया? ए इंटू एल। अब आप जानते हैं यहाँ पर हमने माना है कि चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है, तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए उस एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट चालक तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको हम संख्या को n मान ले रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैपिटल N मान ले रहे हैं, और एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? स्मॉल n है, और कुल आयतन कितना है? Al। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 सेंटीमीटर में 50 × 250 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
ठीक उसी प्रकार एकांक आयतन में हम यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन माने हैं स्मॉल n और कुल आयतन कितना है Al, तो हम कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, कुल आयतन में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमको कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गया। जब कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गया तो हम आसानी से कुल आवेश ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपको कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो तो कुल आवेश ज्ञात करने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। Q बराबर Ne लिखेंगे। चालक पर कुल आवेश, चालक पर कुल आवेश, इसको हम दिखा दे रहे हैं Q से। चालक पर कुल आवेश मतलब कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या और इनटू एक इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखिए Q निकल गया। ठीक, V पर देखते हैं। हम लोगों ने पिछले लेसन में एक टॉपिक पढ़ा था अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। तो अनुगमन वेग में हमने बताया था कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो आवेश गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि उसका हम एक पर्टिकुलर वेग निकाल लें, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेग से गति करते हैं, किसी का वेग ज़्यादा होता है, किसी का वेग कम होता है। तो उस कंडीशन में हम उन इलेक्ट्रॉनों का, उन आवेशों का औसत वेग ज्ञात करते हैं और धारा प्रवाह के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का, आवेशों का औसत वेग होता है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो यहाँ पर जब भी धारा बहेगा, किसी चालक तार में धारा बहेगा, तो वहाँ पर जो आवेश इलेक्ट्रॉन का वेग लिया जाता है वो अनुगमन वेग ही लिया जाता है। तो जहाँ पर हम लोग भी लेते थे, आवेश का वेग भी लेते थे, वहाँ पर अब हम अनुगमन वेग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो लिखेंगे अतः चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू PV Q साइन थीटा। ये तो मेन सूत्र है, BVQ साइन थीटा। इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग। F इक्वल टू B तो ठीक है पता है, V मतलब कि VD। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बताए हैं कि जब चालक तार में धारा बहेगा तो उस कंडीशन में उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उसका वेग कितना माना जाएगा, VD माना जाएगा। और Q देखिए हमने निकाला है, Q NALE साइन थीटा। ठीक, अब थोड़ा F, और इसको हम थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहते हैं, NEAVD एक पास, बच क्या गया BL साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर कुछ खास नहीं किया है, NEAVD एक पास और BL साइन थीटा एक पास। और हमने बताया है अभी कि हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेसन में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था अनुगमन वेग। आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, अनुगमन वेग, क्योंकि उस फार्मूले का हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमने एक टॉपिक बताया था कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या रिलेशन है, मतलब I और VD में रिलेशन क्या है। तो वहाँ पर निकल के आया होगा, चूँकि NEAVD इक्वल टू आया था I, ये पिछले लेसन से हम लोग ले रहे हैं। NEAVD इक्वल टू I, तो NEAVD इक्वल टू I अगर लिख देंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा इसके बदले में I बाकी BL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। तो ये निकल गया चालक पर लगने वाला बल। मतलब कि यदि L लंबाई के चालक तार में जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, और यदि उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाला लॉरेंज बल है वो होता है IBL साइन थीटा। यदि ये चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और चालक तार भी अंदर की तरफ समांतर दिशा में हो,
तो उस कंडीशन में यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में हो तो उस कंडीशन में थीटा का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। और जब थीटा का मान 0 तो साइन 0 मतलब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, मतलब किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा। और मैक्सिमम की स्थिति में साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैक्सिमम बल तभी लगेगा जब साइन थीटा का मान क्या हो, 1 हो, मतलब कि आप जो चालक तार है उसको चुंबकीय क्षेत्र के एकदम लंबवत दिशा में रखें। तो चालक तार लंबवत दिशा में रहेगा तो वहाँ पर मैक्सिमम बल लगेगा। तो उस कंडीशन में आपका सूत्र हो जाएगा F मैक्सिमम, अगर देखें तो केवल हो जाएगा IBL। तो ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आप जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं थोड़ा अपने जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से, जिस जगह हैं, वहाँ जगह का थोड़ा नाम लिख दीजिए ताकि हमको थोड़ा सा पता चले कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।